Chapter number 13th, Nuclei, revision lecture number 4. Today's topic is strong nuclear force या फिर सिंपल न्यूक्लियर फोर्स. इसमें एक ही क्वेश्चन बनता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन न्यूक्लियर फोर्स. कोई न्यूमेरिकल नहीं है. थियरी 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में राइट अ शॉर्ट नोट टाइप की आ सकती है या फिर इसमें से कुछ MCQ बन सकते हैं जो वैल्यूज़ दिया है सेपरेशन के लिए. लास्ट लेक्चर में हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस एटॉमिक मास नंबर का ग्राफ का कंक्लूजन पढ़ा था. उसमें एक लाइन हमने क्लियर किया था, ये देखिए यहाँ पर कंक्लूजन में, द फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड वेरी स्ट्रॉन्ग टू प्रोड्यूस अ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्यू मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन. ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन बहुत स्ट्रांगली बाइंड होने चाहिए. ये बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझाने के टाइम पे हमने बताया था. तो इस टॉपिक में जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहे हैं हम स्टार्ट उसी पॉइंट से करेंगे जो हमने प्रीवियसली देखा. तो एक सेम पॉइंट वही जो पहले हमने देखा क्या था, इट वाज दैट एज वी नो, क्या जानते हैं हम, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन is approximately 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन. हमने 8 मिलियन अप्रॉक्स ले लिया, 7 पॉइंट समथिंग 8 पॉइंट समथिंग के बीच के लिए, विच इज मच लार्जर, बहुत बड़ी वैल्यू है, देन द बाइंडिंग एनर्जी इन एटम. इस पॉइंट का मीनिंग क्या हुआ, अगर हम एटम की बात करते हैं तो एटम के लिए क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज हमने ये एज्यूम कर लिया. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होंगे, इस ऑर्बिट में, डिफरेंट ऑर्बिट में डिफरेंट की काउंटिंग. तो इन इलेक्ट्रॉन को ये जो अट्रैक्ट करके रखेगा, बाइंड करके रखेगा, उसके लिए जो एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, सो दैट इज़ द बाइंडिंग एनर्जी इन एटम. मतलब इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है यहाँ पर. इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस बाइंड रखता है, रोक के रखता है ऑर्बिट में, तो उसके कारण जो अट्रैक्टिव फोर्स है और उसके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो अमाउंट बहुत कम है. किसके कंपेयर में, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनको बाइंड रखने के लिए, न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन एंड प्रोटॉन प्रोटॉन, इनके लिए. तो इससे जो बाइंडिंग एनर्जी बनती है बहुत स्ट्रॉन्गर, बहुत लार्जर है कंपेयर टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन या फिर एटम के लिए हम बोले. तो फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर, हमने सबसे पहले जो पढ़ा उसी की बात कर ली. ओके, आफ्टर दैट नोटबुक पेन रखना है, लिखते जाना है, सुनते जाना है, तो ही प्रिपेयर होगा ये. तो ये क्या कह सकते हैं हम कि दैट मीन्स टू बाइंड अ न्यूक्लियन या फिर न्यूक्लियस, सॉरी, together there must be a strong attractive force. बहुत स्ट्रांगली एक फोर्स लगना चाहिए, इनको अट्रैक्ट करके रखना चाहिए कि जिससे ये बाइंड होके रहें. और ये भी कंफर्म है कि ये डिफर हैं. किससे डिफर हैं, डिफर फ्रॉम Coulomb force and gravitational force. इनसे पूरी तरह से डिफर है. इसको समझने के लिए बुक में हमारे पास कुछ पॉइंट्स दे के रखे हैं. चलिए उन पॉइंट्स की तरफ चलते हैं अपने. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्चुअल में क्या है वो मालूम पड़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये भी समझ में आएगा भाई किस तरह से ये अलग है, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम फोर्स से. फर्स्ट पॉइंट आता है इस फोर्स को लेके. देखो, द न्यूक्लियर फोर्स is much stronger
then Coulomb force and gravitational force. The nuclear binding force या फिर strong nuclear force बोलो आप, has to dominate over the Coulomb repulsive force between protons inside the nucleus. मीनिंग क्या हुआ इसका भाई, यहाँ पे बोला कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है कूलम फोर्स से और ग्रेविटेशनल फोर्स से। एक बात और बोले कि जो बाइंडिंग फोर्स है या फिर जिसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोल रहे हैं, ये डोमिनेट ओवर कूलम बनी, उसको रूल आउट करना चाहिए, उसको उसके ऊपर राज करना चाहिए, उससे ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। समझें इसको किस तरह से। हमको मालूम है कि अगर दो प्रोटॉन की हम बात करते हैं कि दो प्रोटॉन्स हैं, अगर एक पर्टिकुलर सेपरेशन पे हमने रखा, सपोज ये डिस्टेंस मैंने r ले लिया, तो सबसे पहले एक कंडीशन है कि अगर ये पॉजिटिव दोनों प्रोटॉन है तो कूलम फोर्स यहाँ पे सबसे पहले आता है और इनको रिपेल करेगा, रिपल्सिव होना चाहिए। तो सबसे पहला लॉजिक तो यही क्वेश्चन क्रिएट करता है कि भाई न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रह कैसे सकते हैं, अगर उनके बीच में कूलम रिपल्सन फोर्स होगा तो वो दूर भाग जाएंगे, और न्यूट्रॉन जिस पे तो कोई चार्ज ही नहीं है तो उसको किसने अंदर बांध के रखा है। तो सबसे पहले हम प्रोटॉन की बात करें, अगर प्रोटॉन का रिपल्सिव फोर्स इन दोनों को दूर नहीं भगा पा रहा है, इसका मतलब इनके बीच में कोई और जोरदार इंटरेक्शन फोर्स होना चाहिए और वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि हमारा रिजल्ट कूलम फोर्स को अगर हम टारगेट बनाते हैं तो उससे न्यूक्लियॉन्स क्रिएट ही नहीं होंगे, मतलब पास में नहीं आएंगे और न्यूक्लियस नहीं बनेगा, प्रोटॉन दूर भाग जाएंगे। पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, ये बहुत ज़्यादा सेपरेशन के लिए पॉसिबल है, लेकिन अगर मैं इसी सेपरेशन को कम करूँ, जब इस सेपरेशन को हम कम करते हैं तो पहले तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जस्ट डेवलप होता है, यहाँ पे कूलम रिपल्सन फोर्स तो है ही, सेपरेशन मैंने कम किया, सपोज मैंने सेपरेशन कर दिया, हाफ कर दिया, तो फोर्स कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। सिंपल रूल है ना, क्योंकि फोर्स इज प्रोपोर्शन टू 1/r²। अगर मैं इसको हाफ करता हूँ तो इसका स्क्वायर होगा, डबल हो जाएगा, मतलब 4 टाइम्स बढ़ गया फोर्स। लेकिन एक पर्टिकुलर रेंज में आने के बाद इनके बीच में एक डिफरेंट टाइप का अट्रैक्शन फोर्स लगना स्टार्ट होता है। दैट डिफरेंट टाइप अट्रैक्शन फोर्स इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और जो यहाँ पर ऊपर अभी भी फोर्स लग रहा है, दैट इज द कूलम फोर्स, ये कूलम फोर्स लग ही रहा है। तो इस सिचुएशन में जब दोनों बैलेंस होंगे तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, या फिर नेट फोर्स जिसको बोलूँ, नेट फोर्स 0 होगा। लेकिन अब और क्लोजर लाने की बात करते हैं हम इसको, जब और क्लोजर लेके आ रहे हैं तो अब क्या होगा, ऐसा जरूर होना चाहिए। देखो क्या होगा, इसका मतलब ऐसा होना चाहिए, अदरवाइज न्यूक्लियॉन्स पास में नहीं आ सकते, कि अब जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव है वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो इस कूलम फोर्स को क्या करें, कैंसिल कर दें। कैंसिल करने का तो उसकी इफेक्ट को कम कर दें। इसका मतलब क्या, उसकी इफेक्ट तो वही है, लेकिन उसके सामने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इतना बढ़ गया कि उसकी इफेक्ट कुछ भी नहीं है। ये सेपरेशन कब तक चलता रहता है, देखो यहाँ पे नॉर्मली बता दें, अगर हम ये सेपरेशन में किसकी बात कर रहा हूँ, पहले वाली बात कर रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस क्या है, लगभग 3 फेम्टोमीटर से ज़्यादा है। हम इस डिस्टेंस की बात करें तो ये 3 फेम्टोमीटर से हम कम में आ गए, लेकिन ध्यान रखना 0.8 फर्मी से ज़्यादा, ये एग्जैक्टली हम 0.8 फर्मी तक की बात कर सकते हैं, 0.8 फेम्टोमीटर। लेकिन अगर ये सेपरेशन क्या हो गया, 0.8 फेम्टोमीटर से भी मैं पास में कर दूं, तब कुछ और ख़तरनाक चीज़ होगी। तब ये वापस क्या करते हैं, रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं, ये रिपल्सिव कंडीशन में वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का एक रेंज हो गया कि वो 0.8 फर्मी से 3 फर्मी के बीच में ही रहता है। कूलम फोर्स तो हमेशा लगता रहेगा, शॉर्टर या उससे भी ज़्यादा।
तो हम यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं कि सर क्या इसको इससे भी पास नहीं ला सकते? तो नहीं, बहुत बहुत तगड़ा रिपल्सिव फोर्स लगता है। इतने और करीब में लाने का मतलब आपको यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, उतनी यूज ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे तो ये न्यूक्लियॉन्स क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। और वैसे भी दो प्रोटॉन प्रोटॉन पास में आके कंस्ट्रक्ट ही नहीं हो पाता। मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है, ये वापस ट्रांसफर हो जाएगा, न्यूट्रॉन ही बन जाने वाला है। लेकिन वो हायर स्टडीज़ में भी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे समझने के लिए आपको। तो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ आई होप सो। द न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन द कूलम फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। द न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स हैज़ टू डोमिनेट ओवर द कूलम रिपल्सन फोर्स, उस पर राज करेगा ये बिटवीन प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। चलिए ये तो क्लियर हो गया। हम सेकेंड पॉइंट पे बढ़ते हैं और सेकेंड पॉइंट में ग्राफ ले लेते हैं। चलिए तो सेकेंड पॉइंट पे आ जाओ। यहाँ पर सेकेंड पॉइंट हमने जिस बात फोर्स की बात की वो लिखना पड़ेगा पॉइंट। कैसे? द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन two nucleons falls rapidly to zero as separation increases more than a few फेमटोमीटर। ये फ्यू फेमटोमीटर समझ लो लगभग 3 फर्मी की हम बात करें, उससे ज़्यादा बढ़ा तो ऑटोमेटिक जीरो, मतलब आप बढ़ते के बढ़ते 3 फर्मी तक की ज़्यादा सेपरेशन तक पहुँचे तो पूरा फोर्स यानी इसको हम शॉर्ट रेंज फोर्स भी बोलते हैं। द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। अच्छा, अब ये क्या दिखाता है? ऐसा होने का मीनिंग क्या बताता है कि ये दिस लीड्स टू सैचुरेशन फोर्सेस। मतलब क्या हो गया, एक पर्टिकुलर लिमिट तक फोर्स लगती है, उसके बाद लगती नहीं है। सैचुरेशन आ जाता है, एक पर्टिकुलर सेपरेशन के बाद नहीं लगेगा। यहाँ पर एक ग्राफ आपके सामने है, यू कैन सी हियर। सॉरी स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर ये ग्राफ किसके लिए? पोटेंशियल एनर्जी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वर्सेस सेपरेशन फर्मी में। अगर आप इस ग्राफ को देखो, हम यहाँ पे साइड बाय साइड फोर्स का भी ग्राफ समझ लें, इसी टाइप का ग्राफ बनेगा। देखो अगर हम इसी ग्राफ लाइन में फोर्स लाइन को समझें इसी तरह से, तो वहाँ पर भी फोर्स वैल्यू ऐसे ही ग्राफ बनाएगी। लाइक दिस। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर हमने इसको फोर्स रखा और ये सेपरेशन आर है। ये सेपरेशन जैसे से कम होगा, जैसे से कम होगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सेपरेशन दैट इज 0.8 फेमटोमीटर के ऊपर ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। देखो ये अट्रैक्टिव फोर्स है, यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, ये रिपल्सिव फोर्स है, पॉजिटिव साइड है, ध्यान रखना। तो इस 0.8 फेमटोमीटर सेपरेशन पे क्या होगा, फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। अब इससे थोड़ा भी ज़्यादा अगर हम जाते हैं, थोड़ा सा भी, तो बहुत रैपिडली फोर्स वैल्यू ज़ीरो। क्यों ऐसी हुई? क्योंकि वहाँ पर रिपल्सन स्टार्ट हुआ बहुत माइनर सेपरेशन के लिए। अब मालूम होना चाहिए कि जहाँ पर ये फोर्स वैल्यू रिजल्टेंट यानी क्या हो गया, मिनिमम या फिर बोलें ज़ीरो हो गया, उस जगह पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी, मिनिमम होगी। तो यहाँ पर अगर आप ग्राफ देखते हो, देखो ये 1 है और यहाँ पर ये वैल्यू दे के रखी, ये ऑलमोस्ट 0.8 फेमटोमीटर, इससे थोड़ा सा ही कम, हल्का सा ही कम करोगे तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वैल्यू हमारी ज़ीरो हो जाएगी फोर्स की।
क्यों? क्योंकि 0.8 फेम्टोमीटर से ज़्यादा कम सेपरेशन पे ये हाईली रिपल्सिव फोर्स लगाना स्टार्ट करता है। अब इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे सबसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी बनती है एंड दैट वैल्यू इज़ अप्रॉक्स -100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये बहुत बड़ा अमाउंट है, ये बहुत 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 बड़ा अमाउंट है। इतना ज़्यादा ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू रखता है इतना मिनिमम भी, लेकिन बहुत ज़्यादा वैल्यू रख रहा है यहाँ पर। तो ये इतना सारा पोटेंशियल एनर्जी रखेगा, मतलब यहाँ से इसको रिमूव करने के लिए आपको इतनी पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी तब बाहर जाएगा। स्टूडेंट बोलते सर थोड़ा सा अंदर कर दे तो ये पॉजिटिव नहीं हो गया, लेकिन ये तो उसको और क्लोज़र ले आना वो अलग पार्ट हो गया, वहाँ पे बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी इससे ज़्यादा क्लोज ले आने के लिए। तो यहाँ पर हमने ग्राफ भी क्लियर कर लिया कि अगर हम जैसे जैसे सेपरेशन कम करते जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डाउन होती जाएगी। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी अप्रॉक्स 0.8 फर्मी फेम्टोमीटर पे मिलता है। ओके, अब यहाँ पर इतना सब चीज़ें देखी हमने, तो इसको भी पॉइंट वाइज लिख देते हैं। ये भी इसी पॉइंट में कवर अप होता है बुक में, जैसा हम उसी पैटर्न में चलेंगे। दैट द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स, देखो बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स का मतलब सिस्टम ऑफ टू न्यूक्लियॉन्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, इज मिनिमम एट डिस्टेंस आर नॉट ऑफ अबाउट, हमने अबाउट लिख दिया थोड़ा सा क्योंकि 0.8 से हम कम की बात कर सकते हैं। 0.8 फर्मी सेपरेशन पे फोर्स तो क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम आ गया, सैचुरेशन पे आ गया, उससे ज़्यादा आप अंदर नहीं आ सकते। लेकिन थोड़ा सा अंदर लेंगे तो क्या वैल्यू ज़ीरो मिलेगी, ग्राफ वैल्यू मालूम पड़ा ना क्यों? क्योंकि जो एट्रैक्टिव फोर्स है वो 0.8 फेम्टो के बाद और अंदर जाएंगे तो नहीं रहेगा, वहाँ पे रिपल्सन शुरू होता है। तो ये अपने एक्सट्रीम एट्रैक्शन में है, उसके थोड़ा सा अंदर ने वो जो इसके लेवल के बराबर रिपल्सिव लगाएगा तब दोनों मिलके ज़ीरो होगा। मतलब पॉइंट से थोड़ा सा अंदर आने पर हमको क्या ज़ीरो फोर्स मिलता है, एक बार ग्राफ में हम ज़ीरो फोर्स पे आ जाएंगे। ओके, यहाँ पर सो इट इज़ अबाउट 0.8 फेम्टोमीटर। क्या शो करता है? तो इट शोज दैट फोर्स इज attractive for distance या फिर separation more than 0.8 femtometer and repulsive for distance बोलो या separation बोलो, it is lesser than 0.8 femtometer। यहाँ पे कूलम फोर्स की तो बात ही नहीं करनी की, तो बहुत वीक है, हम उससे कोई बात नहीं करने वाले हैं। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं जो लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन is approximately same। क्या शो करेगा? इट शोज दैट, देखो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी फोर्स लगता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी लगता है, सब में लग रहा है। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हमने कर दी, यहाँ लिखना पड़ेगा न्यूट्रॉन बेटा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। ये क्या शो करेगा? चार्ज पे डिपेंडेंसी नहीं है। So it shows that strong nuclear force is charge independent। चार्ज से इसका कोई लेना देना नहीं है। एक और पॉइंट इससे बनता है कि there is no mathematical, कोई हम ऐसे इस फॉर्मूला नहीं लिख सकते, इसका है ही नहीं हमारे पास। देयर इज नो मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जैसे ग्रेविटेशनल का है और इलेक्ट्रिकल फोर्स मतलब कूलम फोर्स का, उस तरह से इसका कोई भी फोर्स फॉर्मूला नहीं है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है।
आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। वीडियो को बार बार देखना, प्रिपेयर करना अच्छे से। कोई पॉइंट में डाउट हो तो मुझे मैसेज करना।